इस वीडियो में हम एक विशेष प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसे असमानुपातन अभिक्रिया या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असमानुपातन अभिक्रिया दर्शाता है? और हमारे पास जो प्रजातियां हैं वे हैं SO4 2-, ClO2-, NO3- और H3PO2। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें इनमें से प्रत्येक प्रजाति में केंद्रीय तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था को देखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहली प्रजाति एक सल्फेट आयन SO4 2- है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है। आप स्वयं भी आसानी से इसकी गणना कर सकते हैं। अब क्या यह प्रजाति असमानुपातन दर्शाएगी? चलिए देखते हैं। तो एक सामान्य असमानुपातन अभिक्रिया में किसी तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, और ऐसा होने के लिए तत्व अपनी मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में होना चाहिए। अब इसके आधार पर क्या आपको लगता है कि सल्फेट आयन असमानुपातन दर्शाएगा? इसका उत्तर है नहीं। इसका कारण यह है कि सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है, जो कि इसकी उच्चतम संभव ऑक्सीकरण अवस्था है। इसलिए इसका और अधिक ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है। इसलिए सल्फेट आयन असमानुपातन नहीं दर्शा सकता है। लेकिन निश्चित रूप से यह एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर सकता है, और यदि यह ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है तो इसका अपचयन हो सकता है, जिससे यह अपनी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि सल्फेट आयन असमानुपातन नहीं दर्शाएगा। आइए अब दूसरी प्रजाति ClO2- को देखते हैं। ClO2- में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, लेकिन क्लोरीन उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 और निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था -1 को प्राप्त कर सकता है। चूँकि क्लोरीन एक हैलोजन है, इसलिए -1 इसकी सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं में से एक है। इससे स्पष्ट है कि ClO2- में क्लोरीन एक मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में है, जिसका अर्थ है कि यह असमानुपातन दर्शा सकता है। और यह असमानुपातन अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ 6 ClO2- का असमानुपातन होने पर हमें 4 ClO3- और 2 Cl- मिलते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ClO2- में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 से बढ़कर ClO3- में +5 हो जाती है, और Cl- में घटकर -1 हो जाती है। इस प्रकार ClO2- असमानुपातन दर्शाता है। आइए अब अगली प्रजाति को देखते हैं, जो NO3- यानी नाइट्रेट आयन है। इस आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है, और यह नाइट्रोजन की उच्चतम संभव ऑक्सीकरण अवस्था है। इसका अर्थ है कि इसे और अधिक ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता है। इसलिए सल्फेट आयन की तरह नाइट्रेट आयन भी असमानुपातन नहीं दर्शा सकता है। लेकिन स्पष्ट है कि यह भी एक अच्छे ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर सकता है और अपनी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में जा सकता है, यानी इसका अपचयन हो सकता है। चलिए अब अंतिम प्रजाति को देखते हैं, जो H3PO2 है। H3PO2 में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, जो कि फॉस्फोरस की एक मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है। वास्तव में H3PO2 आसानी से असमानुपातन अभिक्रिया कर सकता है, और इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +1 से बढ़कर +3 भी हो सकती है तथा घटकर -3 भी हो सकती है। यह अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि H3PO2 में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था जो +1 है, यह असमानुपातन अभिक्रिया के बाद फॉस्फीन में घटकर -3 हो जाती है, और फॉस्फोरिक एसिड में बढ़कर +3 हो जाती है। इस प्रकार H3PO2 असमानुपातन दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असमानुपातन अभिक्रिया है? अब हम जानते हैं कि असमानुपातन अभिक्रिया में कोई तत्व जो अपनी मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में है, उसका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन अभिक्रियाओं में
अभिक्रियाशील प्रजातियों में कौन सा तत्व 3 अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं में है? इनमें से पहली अभिक्रिया में कॉपर नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। इस अभिक्रिया में कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था 0 से बढ़कर +2 हो जाती है। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है, जो अभिक्रिया के बाद घटकर NO में +2 रह जाती है, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर घट रही है। इसके अलावा इस अभिक्रिया में ऐसा कोई अन्य तत्व तो नहीं है जिसकी यहाँ 3 अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं हों। अब यदि हम ध्यान से देखें तो इस अभिक्रिया में विभिन्न तत्वों का ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, लेकिन इनमें से कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जिसका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हों। इसलिए यह अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है और कॉपर का ऑक्सीकरण कर रहा है, जिससे हमें कॉपर नाइट्रेट मिलता है, जबकि नाइट्रिक अम्ल स्वयं अपचयित होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है। चलिए अगली अभिक्रिया को देखते हैं। इसमें NO2 के अणु हाइड्रोक्साइड आयनों के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, जिससे हमें NO2- NO3- और जल का अणु ये प्राप्त होते हैं। यह वास्तव में एक असमानुपातन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें NO2 में उपस्थित नाइट्रोजन का, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ +4 है, इसका असमानुपातन NO2- और NO3- में हो रहा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन का अपचयन होने के साथ साथ इसका ऑक्सीकरण भी हो रहा है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 से NO2- में घटकर +3 हो रही है, जो कि अपचयन है, और NO3- में बढ़कर +5 हो रही है, जो कि ऑक्सीकरण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्षारीय माध्यम में NO2 असमानुपातन दर्शाता है। चलिए अगली अभिक्रिया को देखते हैं। तो पहली नज़र में आपको लग सकता है कि यह एक असमानुपातन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें फ्लोरीन F2, F- और OF2 इन तीनों में है। लेकिन ध्यान रखें कि इतना देखकर हम यह नहीं बता सकते कि यह असमानुपातन अभिक्रिया है या नहीं, क्योंकि इसके लिए हमें ऑक्सीकरण अवस्था को देखना होगा और जांचना होगा कि ऑक्सीकरण अवस्था बदल रही है या नहीं बदल रही। तो F2 में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है और क्षारीय माध्यम में F- में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 हो जाती है और OF2 में भी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 ही हो रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों में से एक है, इसलिए यह कोई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। इस प्रकार इस अभिक्रिया में फ्लोरीन एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, जिसके कारण इसका अपचयन हो जाता है और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 से घटकर -1 हो जाती है। चूँकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 से बढ़कर धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में नहीं आ सकती है, इसलिए यह असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं कर सकता है। वास्तव में फ्लोरीन एकमात्र हैलोजन है जो असमानुपातन अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, जबकि अन्य सभी हैलोजन क्षारीय माध्यम में असमानुपातन अभिक्रिया दर्शा सकते हैं। आइए अब अंतिम अभिक्रिया पर नज़र डालते हैं। इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड टूटता है, जिससे हमें जल का अणु और ऑक्सीजन मिलते हैं। यहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। ध्यान रखें कि अधिकांश अणुओं में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, जो कि ऑक्सीजन की सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है और जल के अणु में इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। ऑक्सीजन के अणु में इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? स्पष्ट है, ऑक्सीजन के अणु में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। इस प्रकार ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था पहले -1 थी हाइड्रोजन परऑक्साइड में, जो बाद में घटकर जल के अणु में -2 हो जाती है और ऑक्सीजन के अणु में बढ़कर 0 भी हो जाती है। इसका मतलब इनमें से एक में इसका अपचयन हो रहा है, जबकि दूसरे में इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड भी असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है।